इजराइल के विनाशक हमले से दहला है गाजा। मिसाइल हमले में जमींदोज हो गई हैं इमारतें। किस तरह से गाजा में एक्शन लिया जा रहा है, हमले हो रहे हैं, देखिए। विनाशक हमले में इमारतें जमींदोज हो गई हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। गाजा में इजराइल का विनाश अभियान जारी है। गाजा में आईडीएफ की टारगेटेड एयर स्ट्राइक जारी है। हमले के बाद इमारत से ऊंची लपटें उठती हुई दिखाई दी हैं। यहां जो हमले किए जा रहे हैं उसमें इमारतों को खासतौर पर निशाना बनाया जा रहा है। ऐसा लगता है कि कोई भी इमारत बाकी नहीं रह जाएगी गाजा में, जिस तरह से टारगेटेड अटैक इमारतों पर किए जा रहे हैं इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा। गाजा में इजराइल ने अपने हमले और तेज कर दिए हैं। गाजा सिटी में कई इमारतें तबाह कर दी गई हैं। लगातार हमले किए जा रहे हैं और गाजा में जिस तरह के हमले अब इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा हो रहे हैं उसमें भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है गाजा में पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को। एक और बड़ी खबर भी आपको बता दें, गाजा से ही गाजा के लोगों को आखिरी वार्निंग। पूरे गाजा में इजराइल ने पर्चे गिराए हैं, लोगों से दक्षिणी गाजा जाने की अपील की है। ये कहा जा रहा है कि इस पूरे इलाके को खाली कर दिया जाए। ये पर्चे गिराए गए हैं और कहा गया है कि आप यहां से हट जाएं। लोगों से, गाजा के लोगों से दक्षिणी गाजा में जाने की अपील की जा रही है। ये पर्चे गिराने के बाद हमले शुरू कर दिए जाते हैं और ऐसा ही एक बार फिर किया जा रहा है। पर्चे गिराए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि दक्षिणी गाजा में जाइए ताकि इजरायली डिफेंस फोर्स यहां इस इलाके में हमले करे। गाजा में लगातार इजरायली डिफेंस फोर्स जिस तरह के हमले कर रही है। गाजा के कई इलाकों में हवाई हमले जारी हैं। नासर में राहत कैंप पर मिसाइल अटैक किया गया है। इजरायली हमलों में 62 लोगों की मौत हो गई है। वाफा न्यूज एजेंसी के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि किस तरह से यहां पर जो हमला हुआ उसमें 62 लोगों की मौत हुई। ये हमला नासर में जो राहत कैंप है वहां किया गया था। तो राहत कैंप हो या इमारतें, कोई भी इलाका इजरायली डिफेंस फोर्स की पहुंच से दूर नहीं है। हर तरफ और हर जगह हमले किए जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ गाजा ही निशाने पर नहीं है, इजराइल बाकी जगहों पर भी हमले कर रहा है। गाजा में तो विध्वंसक हमले और ज्यादा तेजी से किए ही जा रहे हैं, लेकिन गाजा के साथ साथ लेबनान पर भी इजरायली डिफेंस फोर्स ने अटैक किया है। दक्षिणी लेबनान में हवाई हमले जारी हैं। हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर अटैक किया गया है। इजराइल का कहना है कि जहां उसने हमला किया वो हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर था। लेबनान में भी लगातार इजराइल द्वारा ये हमले जारी हैं। जहां एक तरफ गाजा में हमले किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लेबनान में भी हमलों को बढ़ा रहा है इजराइल की तरफ से इजरायली सेना। लेबनान के कई इलाकों में बारूदी बारिश हो रही है इजराइल की तरफ से। मिसाइल हमले के बाद अफरा तफरी दिखाई दी है लेबनान में। इजरायली हमलों में 20 से ज्यादा लोगों की मौत होने का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि वो हमले जो इजराइल ने लेबनान में किए हैं उसमें 20 लोगों की मौत हो गई है। तो लगातार हमले किए जा रहे हैं। लेबनान पर भी बारूद बरस रहा है इस वक्त लेबनान के आसमान में इजराइल की तरफ से किए गए हमलों की वजह से। तो देखिए किस तरह से न सिर्फ गाजा में बल्कि लेबनान में भी हमले किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह के जो ठिकाने हैं उन्हें नष्ट करने का दावा किया जा रहा है इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा। इजराइल ने अपने हमलों को और ज़्यादा आक्रामक कर दिया है, फिर चाहे वो लेबनान में हिजबुल्लाह पर हो या फिर गाजा में हो। गाजा में न सिर्फ राहत कैंप पर हमला किया जा रहा है बल्कि इमारतों को भी निशाना बनाया जा रहा है अब, और इलाकों को खाली करने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन गाजा में इस समय इजराइल जिस गति से हमले कर रहा है उसे साफ संकेत मिल रहे हैं कि गाजा के संपूर्ण विनाश से पहले इजरायली सेना अब नहीं रुकेगी। और अमेरिकी विदेश मंत्री के इजराइल में रहते बड़ी आक्रामकता से भी सीधा संदेश मिल रहा है कि अब गाजा वेस्ट बैंक विलय अभियान को ट्रंप की मंजूरी मिल गई है। गाजा में हमास के खिलाफ जारी इजराइल की कार्रवाई अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां गाजा निवासियों के पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचते हैं। पहला गाजा से पलायन और दूसरा हमलों का सामना। लेकिन ना तो उनके पास दूसरा रास्ता चुनने की क्षमता है, ना ही अब वो ताकत बची है। इसीलिए पहला रास्ता ही उन्होंने मुफीद मान लिया।
लेकिन अपनी जमीन का मोह उन्हें अब भी पलायन से रोक रहा है। इसीलिए नेतन्याहू ने गाजा के वीरान होने तक विनाश न रोकने का प्रण ले लिया और इस प्रण को पूरा करने के लिए साक्षात विनाश शुरू हो चुका है, जो इन तस्वीरों में दर्ज है। इजराइल ने गाजा की एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी को तबाह कर दिया, यूमार्क स्ट्रीट की एक बड़ी आवासीय इमारत को नष्ट कर दिया, दक्षिणी हिस्से के तेल अल हवा में महुना टावर को ध्वस्त कर दिया और ड्रोन से 2 शहरों के बीच हलचल वाले क्षेत्र को दहला दिया। इसमें यूनिवर्सिटी को ध्वस्त करने का मकसद आतंक फैलाने वाले स्रोत का सफाया था, तो मोहन्ना टावर को ध्वस्त करने का मकसद क्षेत्र को पूरी तरह खाली करवाना था। दावा है कि इमारतों पर किए गए हमलों से पहले इजरायली सेना ने लोगों को शहर छोड़ने की चेतावनी और समय दिया था, जिसके बाद कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाया गया। लेकिन सवाल यह है कि अचानक इजरायली सेना की आक्रामकता इतनी क्यों बढ़ी? जवाब है ट्रंप के प्लान के तहत जारी बारूदी एक्शन। प्लान यह है कि यूरोपीय देशों की फिलिस्तीन को मान्यता से पहले मिशन पूरा हो जाए, गाजा पूरी तरह खाली करवाकर रिविएरा प्रोजेक्ट शुरू किया जाए और मिशन ग्रेटर इजराइल के तहत वेस्ट बैंक का विलय किया जाए। यही वजह है कि प्लान को अंतिम रूप देने के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो जैसे ही इजराइल पहुंचे, वैसे ही मिशन की गति तेज हुई। गाजा से लेकर वेस्ट बैंक तक धमाकों की गूंज से आसमान थर्राने लगा। रूबियो के इजराइल में मौजूद रहते गाजा पर भीषण हमले किए गए, गाजा की रिहायशी इमारतों को बारूद से जमींदोज किया गया, लोगों को युद्ध स्तर पर शरणार्थी शिविरों तक पहुंचाया गया और गाजा शहर को करीब करीब खाली करवा लिया गया। यानी रूबियो के इजराइल में रहते रिहायशी क्षेत्रों को समतल किया गया है, जो बताता है कि गाजा और वेस्ट बैंक अभियान अब अंतिम चरण में है, वो भी बिना किसी बाधा के। लेकिन हमास के हिमायती बाधा न डाले, ऐसा संभव भी नहीं। इसीलिए हूती ने एक कदम उठाया है। हूती ने इजराइल के रेमन हवाई अड्डे पर ड्रोन से हमला किया है और इस हमले के बाद पूरे इजराइल में एयर सायरन बजने शुरू हो गए। यानी इजराइल में हूती के हमले के बाद अलर्ट जारी किया गया, वो भी तब जब रूबियो इजराइल में मौजूद थे। हालांकि हूती के दावे को इजराइल ने सिरे से नकार दिया। दावा है कि हूती के सभी ड्रोन को आयरन डोम ने इंटरसेप्ट कर लिया था और सायरन सिर्फ लोगों को अलर्ट करने के लिए बजाए गए थे। और यही दावा बताता है कि इजरायली सेना ट्रंप के जिस प्लान के तहत आगे बढ़ रही है, उसका मकसद गाजा खाली होने तक हमले न रोकना है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और एक बड़ी जानकारी कतर से ये कि इमरजेंसी मीटिंग में कतर के अमीर ने ये कहा कि युद्ध विराम वार्ता विफल करने के लिए ये हमला किया गया। ईरान समर्थित देशों के खिलाफ रणनीतिक हमले किए जा रहे हैं। इजराइल ने गाजा को रहने लायक नहीं छोड़ा है। इजराइल के खिलाफ अरब इस्लामिक एकजुटता बहुत ज़रूरी है, ये कहा गया है कतर के अमीर द्वारा। तो कतर की मीटिंग में मिस्र के राष्ट्रपति ने भी बयान दिया है। इजराइल इस क्षेत्र में जंग का अड्डा बनाना चाहता है, कहा है फिलिस्तीन को एक पूर्ण देश की मान्यता मिलनी चाहिए। तो एकजुटता दिखाई दे रही है इस्लामिक देशों में। कतर में जो बड़ी बैठक हुई है उसमें तमाम देशों की तरफ से ये बात कही गई है। कतर की तरफ से कहा गया है कि जानबूझकर यह हमला किया गया कतर पर, ताकि जिस बातचीत जो की जा रही है उसे डिरेल किया जा सके, उसमें बाधा पैदा की जा सके। लेकिन कतर की मीटिंग में ही मिस्र के राष्ट्रपति ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने ये कहा है कि इजराइल इस पूरे क्षेत्र को जंग का अड्डा बनाना चाहता है, फिलिस्तीन को एक पूर्ण देश की मान्यता मिलनी चाहिए। तो कतर में इजराइल के खिलाफ एक बड़ी तैयारी हो रही है। ईरान ने मुस्लिम देशों से इजराइल से रिश्ता तोड़ने के लिए कहा है। मुस्लिम देश एकता बनाए रखें, ये कहा है पेजेश्कियान ने। तो पेजेश्कियान की तरफ से भी बड़ी बात कही गई। ईरान की तरफ से कहा गया कि मुस्लिम देश इजराइल से संबंध तोड़ें और एकजुटता बनाए रखें। एकजुटता बनाने की कोशिश के तौर पर इस बैठक को देखा जा रहा है। और जहां
ये चर्चा भी हो रही है कि क्या एक सैन्य संगठन बनाया जा सकता है जो मुस्लिम देशों की सुरक्षा करे। तो इजराइल के खिलाफ दोहा में जुटे हैं मुस्लिम देश। बैठक में 50 से ज्यादा अरब और इस्लामिक देश शामिल हुए हैं। प्रस्ताव में साझा सुरक्षा और रक्षा तंत्र पर जोर दिया जा रहा है और इसकी बात की जा रही है जो अपने आप में एक बड़ी पहल हो सकती है। इस्लामिक देशों ने इजराइल को चेतावनी दे दी है। यहाँ से बड़ी संख्या में इस्लामिक और अरब मूल के देश इस बैठक में शामिल हैं। 50 मुस्लिम देश और अरब देश इस बैठक में शामिल हुए और ये चिंता जाहिर की गई कि इस पूरे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ रही है। स्थिरता कैसे लाई जा सकती है। जो बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है वो ये कि ये प्रस्ताव सामने रखा गया है कि साझा सुरक्षा और रक्षा तंत्र बनाया जाए। अगर ऐसा होता है यानी साझा सुरक्षा और रक्षा तंत्र बनाया जाता है तो फिर ये एक अपने तरह की नई बात होगी और इस पूरे इलाके में अस्थिरता क्या इससे पैदा होगी या अस्थिरता और बढ़ेगी, ये बड़ा सवाल होगा। तमाम इस्लामिक देशों ने इजराइल को लेकिन चेतावनी दी है। कतर पर दोबारा हमला बर्दाश्त नहीं होगा। इजराइल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है। एकजुटता भी दिखाई जा रही है। चेतावनी भी जाहिर की गई है। चेतावनी दी गई है इजराइल को ये कहते हुए कि कतर पर अगर दोबारा इस तरह का हमला किया गया तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। इजराइल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है इस बड़ी और अहम बैठक में। तो इजराइल वर्सेस अरब लीग, मध्य पूर्व में क्या महायुद्ध की आहट है? ये खबर क्या है जान लीजिए। दोहा पर इजरायली हमलों के बाद इमरजेंसी बैठक बुलाई गई। मीटिंग में अरब लीग और ओआईसी के 50 से ज्यादा देश शामिल हुए। मिडिल ईस्ट अरब देशों की सुरक्षा के लिए ये बैठक बुलाई गई। इजराइल के खिलाफ एकजुटता का संदेश देने की भी कोशिश थी इस मीटिंग के जरिए जो दिया गया। किन मुद्दों पर प्रस्ताव पास हुआ ये जानना बहुत जरूरी है। अरब इस्लामी साझा सुरक्षा और रक्षा तंत्र पर जोर दिया गया है। इजराइल के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लागू करने की मांग की गई है। अमेरिका से इजरायली आक्रामकता रोकने की अपील की गई है। गाजा में इजरायली हमलों को युद्ध अपराध बताया गया है। तो दोहा में इमरजेंसी मीटिंग किसने क्या कहा आइए आपको बताते हैं। ये बैठक बहुत ज़्यादा अहम थी। इसमें 50 से ज़्यादा अरब और इस्लामिक देश शामिल हुए थे। ईरान ने क्या कहा है समझिए। इजराइल से मुस्लिम देश अपना रिश्ता तोड़ दें, ये कहना है ईरान का। कतर ने कहा कि हमलों से ईरान समर्थित समूह को डराना मकसद था, यानी जो ईरान के समर्थन करते हैं उनको डराना ये बड़ा मकसद था, इस वजह से ये हमला किया गया। मिस्र का कहना था कि इजराइल पूरे इलाके को जंग का अड्डा बनाना चाहता है, ये बड़ा उद्देश्य है इजराइल का और इस वजह से दोहा पर कतर पर यह हमला किया गया था। लेकिन जो बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है वो साझा तंत्र और सुरक्षा तंत्र बनाने की है। अगर ये होता है तो बड़ा सवाल होगा। तो एक तरफ इजराइल के खिलाफ मीटिंग हुई, वहीं दूसरी तरफ इजराइल ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। मोसाद की खुफिया जानकारी है कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार बना सकता है, इसलिए अब इजराइल यूरेनियम संवर्धन वाली जगह को पूरी तरह तबाह करने की प्लानिंग में है। एक बार फिर से ईरान में बारूदी तबाही आने वाली है। एक बार फिर से ईरान में इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लॉयन 2.0 शुरू हो सकता है। इजराइल की खुफिया एजेंसी का इनपुट है कि उसके पास उस सीक्रेट ठिकाने की जानकारी है जहां ईरान यूरेनियम का संवर्धन कर रहा है। यानी इजराइल ठीक वैसा ही ऑपरेशन कर सकता है जैसा अमेरिका ने किया था। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में अमेरिकी बॉम्बर्स ने परमाणु ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था। जेरूशलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक मोसाद के पास ईरान के खुफिया परमाणु ठिकाने की जानकारी है जहां ईरान यूरेनियम संवर्धन कर रहा है। ईरान 60% से आगे संवर्धन बढ़ा रहा है जिससे जल्द से जल्द परमाणु हथियार तैयार कर सके। मोसाद को यह जानकारी उसके सीक्रेट एजेंट ने दी। 12 दिन तक ईरान में तबाही के दौरान इजराइल ने लेडी एजेंट की एक टीम ईरान भेज दी थी जो परमाणु ठिकानों पर नजर रख रही थी। उन्हीं के इनपुट पर मोसाद को यूरेनियम संवर्धन की नई लोकेशन की जानकारी मिली। संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था के अनुसार जून में इजराइल और अमेरिका के हवाई हमलों से पहले ईरान के पास 440 किलोग्राम यूरेनियम था जो 60% तक संवर्धित था।
जबकि ईरान ने कुछ दिन पहले IAEA को जानकारी दी थी कि यूरेनियम संवर्धन नहीं किया जा रहा, क्योंकि सारा यूरेनियम हमलों के बाद परमाणु ठिकानों पर फैले मलबे में दब गया था। लेकिन अब ईरान का झूठ बेनकाब हो गया है, इसीलिए इजराइल कभी भी हमला करके ईरान के परमाणु मंसूबों को तबाह कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। की बड़ी खबर ये कि यूक्रेन की न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट कर रहा है रूस। लगातार हमले किए जा रहे हैं यूक्रेन के न्यूक्लियर साइट्स पर। पिछले 8 महीने में 500 से ज्यादा ड्रोन अटैक हुए हैं यहाँ। यूक्रेन ने कहा है कि न्यूक्लियर साइट पर अटैक दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है जो लगातार रूस कर रहा है। पिछले 8 महीने में 500 से ज्यादा हमले ड्रोन के जरिए न्यूक्लियर साइट्स पर किए गए हैं। यूक्रेन में एटमी विनाश की क्या बड़ी साजिश है। यूक्रेन के सभी न्यूक साइट पर गंभीर खतरा है। 500 से ज्यादा रूसी मिसाइल और ड्रोन से यहां हमले हुए हैं। न्यूक साइट को लगातार टारगेट कर रहा है रूस। ऊर्जा मंत्री ने रूस पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। लगातार हमले से परमाणु दुर्घटना का जोखिम भी बढ़ा है। यूक्रेन ने कई देशों से कार्रवाई की अपील की है। तो यूक्रेन रूस के बीच जारी जंग में पुतिन अब उस रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं जो यूक्रेन और यूरोप के हर वो रास्ते बंद कर सकती है जो रूस के लिए खतरा बढ़ाते हैं। पहले काला सागर के मोर्चे पर यूक्रेन के लिए दरवाजे बंद करने की कोशिश हुई और अब बाल्टिक सागर के मोर्चे पर यूरोप के लिए रूस सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी करने जा रहा है। ऐसी मुश्किल जो विश्व युद्ध का अलार्म भी साबित हो सकती है। यूक्रेन के मोर्चे पर जारी जंग का विस्तार अब यूरोप के लिए सबसे बड़ा संकट बनने जा रहा है। ऐसा संकट जिसमें न सिर्फ यूक्रेन बल्कि बाल्टिक देश भी यूरोप से पूरी तरह कट जाएंगे और ये संकट साकार होगा विश्व युद्ध की कीमत पर। शुरू युद्ध का विस्तार, अब समंदर में वार। काला सागर में रूसी पोत पर यूक्रेन के हमले ने एक ऐसे युद्ध की नींव रख दी है जिससे अब यूरोप भी अछूता नहीं रह सकता। रूसी पोत पर हमले के बाद पुतिन ने सदर्न कमांड को न सिर्फ एक्टिवेट किया है बल्कि कीव प्रशासन का संपर्क तटवर्ती दक्षिणी हिस्से से काटने का अभियान भी शुरू कर दिया। क्रीमिया का सुरक्षा घेरा मजबूत करने के साथ खेरसोन, मिकोलेव और ओडेसा तक रूसी नौसेना काला सागर से हमला करते हुए आगे बढ़ रही, जिससे तटवर्ती क्षेत्र से कीव प्रशासन का आधिपत्य समाप्त हो जाएगा। लेकिन इससे भी बुरी खबर यह है कि जिस यूरोप की मदद से यूक्रेन युद्ध में बना हुआ है उसे भी रूस एक दायरे में सीमित करने का प्लान एक्टिवेट कर चुका है। यूरोप के खिलाफ रण मिशन बाल्टिक नियंत्रण। पुतिन का प्लान यही है, बाल्टिक सागर पर नियंत्रण करके यूरोप का संपर्क बाल्टिक देशों से पूरी तरह काट देना, ताकि यूरोप और नाटो की तरफ से बढ़ रहे खतरे को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। यानी पुतिन कैलिनिनग्राद को वेस्टर्न कमांड का केंद्र बनाकर लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया और फिनलैंड की खाड़ी तक नाटो का नियंत्रण खत्म कर देना चाहते हैं। और ये पुतिन इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि ये करने के लिए यूक्रेन ने ही पुतिन को उकसाया है। लेकिन कैसे, इसे क्रम में समझिए। पहले काला सागर में यूक्रेन ने हमले कर रूस को दहलाने की कोशिश की, तो रूसी सेना ने काला सागर को नियंत्रण में लेने का अभियान शुरू किया और फिर यूक्रेन ने बाल्टिक सागर में मौजूद रूस के अहम पोर्ट प्रिमोर्स्क पर हमला किया, जिसने पुतिन को बाल्टिक सागर में भी नियंत्रण मिशन शुरू करने पर मजबूर कर दिया। दरअसल प्रिमोर्स्क पोर्ट से ही रूस बड़े पैमाने पर कच्चे तेल का निर्यात करता है, जिसे नुकसान पहुंचने के बाद पुतिन यूरोप और यूक्रेन का मकसद समझ गए।
मकसद था बाल्टिक सागर रूस के लिए बंद करना। इसीलिए पुतिन ने स्थिति को उलटने का फैसला ले लिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि पुतिन का बाल्टिक सागर को नाटो के संपर्क से दूर करने का मकसद सिर्फ बाल्टिक देशों के लिए खतरा बढ़ाना नहीं है, बल्कि रूस के खतरे का अंत भी। ऐसा इसलिए क्योंकि बाल्टिक सागर यूरोप और नाटो के लिए अहम है और यह समुद्री क्षेत्र नाटो की झील में तब्दील हो चुका है। इसलिए पुतिन चाहते हैं कि स्थिति द्वितीय युद्ध जैसी बने, उससे पहले ही बाल्टिक सागर को सील कर दिया जाए। यानी पुतिन ने अतीत से सीख लेकर बाल्टिक में कार्रवाई शुरू की। लेकिन सवाल द्वितीय विश्व युद्ध की स्थिति पर, वो क्या थी? दरअसल 1941 से 1945 तक बाल्टिक सागर जर्मनी के लिए वर्चुअल झील की तरह था। 1943 में जर्मन नौसेना ने बाल्टिक सागर में ही सबसे सफल सैन्य ऑपरेशन किया। सोवियत जहाज और पनडुब्बी जर्मनी के समुद्री जाल को पार नहीं कर पाई थी। और अब जब बाल्टिक सागर नाटो की झील बन गया है तो रूस को यही खतरा महसूस हो रहा है। इसीलिए पुतिन 1943 की बाजी पलटने की तैयारी कर रहे हैं। जिसका आभास नाटो को भी हो गया। इसीलिए रूसी ड्रोन इंटरसेप्ट करने के बाद पोलैंड ने नाटो फोर्स को अलर्ट कर दिया है। पोलैंड ने रूसी ड्रोन को इंटरसेप्ट करने के लिए तैयारी मजबूत करने का आह्वान किया है। यही नहीं, पोलैंड की अपील है कि बाल्टिक सागर की सुरक्षा को मजबूत किया जाना जरूरी हो गया है। एक और बड़ी खबर युद्ध के मैदान से। कैरेबियन क्षेत्र में अमेरिका का बहुत बड़ा जंगी जमावड़ा हुआ है। वेनेजुएला के खिलाफ F-35B स्टेल्थ फाइटर प्यूर्तो रिको में उतरे हैं। कैरेबियन क्षेत्र में अमेरिका की बड़ी नौसैनिक तैनाती भी हो रही है। यहीं से जुड़ी एक और बड़ी खबर इस क्षेत्र से। वेनेजुएला से जंगी तनाव और बढ़ गया है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अटैक के संकेत दे दिए हैं। कहा है कि वेनेजुएला नशीले पदार्थों का सबसे बड़ा सप्लायर है। वजह भी बता रहे हैं और युद्ध करने की तैयारी भी कर रहे हैं और इस वजह से इस पूरे इलाके में तनाव इस समय अपने चरम पर है। वेनेजुएला के रक्षा मंत्री ने वार्निंग दी है। गुयाना, त्रिनिदाद और टोबैगो को यह वार्निंग दी गई है। रक्षा मंत्री ने कहा कि अपने क्षेत्र से हमले की अनुमति देंगे तो भारी नुकसान होगा। ये कहा गया है कि यानी अगर त्रिनिदाद और टोबैगो अपने क्षेत्र से अमेरिका को यह अनुमति देते हैं कि वो वेनेजुएला पर हमला करे तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। ये चेतावनी दी गई है। तो अमेरिका और वेनेजुएला में एक बार फिर टेंशन बढ़ गई है। वेनेजुएला पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका है। कैरेबियन सी में प्यूर्तो रिको सैन्य बेस पर एक बड़ा डिप्लॉयमेंट किया गया है। वेनेजुएला के नजदीक अमेरिका के 22वीं मरीन कॉर्प की तैनाती की गई है। कैरेबियन सी में 3 एम्फीबियस वॉरशिप तैनात हैं। अमेरिका के 4500 सैनिक कैरेबियन सागर में पहले से ही तैनात हैं। प्यूर्तो रिको बेस पर 10 F-35, 7 वॉरशिप, 1 न्यूक्लियर सबमरीन बेस में मौजूद है। वेनेजुएला के करीब अमेरिका की तैनाती बढ़ती जा रही है। युद्धपोत और सबमरीन के बाद अब वेनेजुएला के करीब अमेरिका बॉम्बर्स और फाइटर जेट्स की तैनाती कर रहा है। वेनेजुएला को डर है कि जल्दी ही अमेरिका हमला करेगा। मादुरो ने पूरे देश से मुकाबला करने की अपील की है और अब वेनेजुएला के लोग हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। वेनेजुएला के बेहद करीब गश्त लगाते अमेरिकी युद्धपोत। समुद्र के भीतर मौजूद है अमेरिका की ताकतवर पनडुब्बी और लगातार अमेरिकी फाइटर जेट्स की तैनाती भी वेनेजुएला के करीब हो रही। अमेरिका की इन तैयारियों से आशंका यही है कि कुछ ही दिनों में वेनेजुएला पर बम और मिसाइल की बरसात हो सकती है। खतरे को देखते हुए वेनेजुएला ने अपने पड़ोसी देश और अमेरिका से अच्छे रिश्ते रखने वालों को धमकी दे दी। वेनेजुएला के रक्षा मंत्री ने गुयाना, त्रिनिदाद और टोबैगो को चेतावनी दी। इन देशों से अमेरिकी सेना के हमलों का जवाब दिया जाएगा। गुयाना, त्रिनिदाद और टोबैगो को इसका अंजाम भुगतना होगा। हमला कब होगा ये साफ नहीं है, लेकिन तैयारी लगातार जारी है।
शनिवार को 5 अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमानों को प्यूर्टो रिको में उतरते देखा गया। ये सब राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर हो रहा है, लेकिन ट्रंप ने युद्ध को लेकर खुलकर जवाब नहीं दिया है। F-35 की तैनाती से ठीक पहले अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ और अमेरिका के जनरल ने अचानक प्यूर्टो रिको का दौरा किया। वेनेजुएला में भी युद्ध की तैयारी हो रही है। राष्ट्रपति मादुरो ने पूरे देश को ही सैनिक बनाने का फैसला ले लिया है। वेनेजुएला एक बहुत बड़ी फौज तैयार करने में जुट गया है। मादुरो ने नागरिकों से अपील की है कि वे सिविलियन मिलिशिया में शामिल हों। वेनेजुएला में हजारों लोगों को सैन्य ठिकाने पर हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है। वेनेजुएला के लोग भी इसे लेकर तैयार हैं और अमेरिका से युद्ध की तैयारी शुरू हो गई। लेकिन अमेरिका के सामने वेनेजुएला बेहद कमजोर है। वेनेजुएला के पास अमेरिका से मुकाबले के लिए ना तो मजबूत एयरफोर्स है और ना ही नेवी और घातक युद्धपोत। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।